हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा की जो डेट है वह 25 जुलाई घोषित की गई है। उसी सिलसिले में हम वापस आए हैं। जैसा कि पता है, अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है और साथ में जॉब के कारण हम वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2021 के सिलेबस में कुछ आयोगों की चर्चा की गई है। इन आयोगों से प्रश्न आने वाले हैं। हम आयोगों के बारे में आपको कंटिन्यूअस वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसी आयोग की चर्चा में पहला आयोग हमारा है निर्वाचन आयोग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने, हम निर्वाचन आयोग की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग पढ़ने से पहले इतना हमें समझना है कि निर्वाचन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी। भारत देश आपको पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसी संविधान के तहत भारत में गणतंत्रात्मक शासन स्थापित करने के लिए, संसदनात्मक शासन प्रणाली चालू करने के लिए निर्वाचन करवाने की आवश्यकता पड़ी और वह निर्वाचन निष्पक्ष हो, तटस्थ हो। उसके लिए एक आयोग के निर्माण की बात हमारे संविधान में की गई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा इतिहास को क्रम को लेकर चलेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर चलेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपको बताते जाएंगे। निर्वाचन आयोग की बात संविधान के भाग 15 में की गई है। ठीक है, निर्वाचन की बात की गई है, आयोग की बात नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है। भाग 15 उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा इस संविधान में कितने भाग हैं, उन भागों के अंदर कितने अनुच्छेद हैं। उसी से रिलेटेड पहला टॉपिक हमारा भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, निर्वाचन, और इसी निर्वाचन में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा या निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो हम निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर हम इसी संविधान से रिलेटेड इन धाराओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। पर पहले जो प्रश्न मुख्यतः बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि निर्वाचन आयोग की निर्माण की बात अनुच्छेद 324 में की गई है। इसी सिलसिले में एक आयोग की स्थापना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1950 को कर दी गई। यानी हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक, पर एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक, इस स्थापना के बाद हम से पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आयोग की बात जो है यह कहाँ की गई? संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लेता है कि कैसी संस्था है, संस्था का स्वरूप कैसा है, तो संविधान के अंतर्गत आने वाली संस्था है, संविधान में जिसका उल्लेख है, तो वह संस्था कैसी हो जाएगी? संवैधानिक निकाय या संस्था। आपसे क्वेश्चन बनेगा निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ठीक, विधिक है, अविधिक है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो आपको पता है संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, दूसरा, इसका जो प्रमुख बात है यह एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक, यानी निर्वाचन किस तरह कराया जाएगा, निर्वाचन के नियम क्या होंगे, वह सारी चीज का निर्धारण यह स्वयं कर सकता है। यह शासन के ऊपर आश्रित नहीं है, शासन के निर्देशों के मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह स्वयं निर्धारित करता है कि हमें क्या करना है, अर्थात यह एक स्वायत्त संस्था है। ठीक, किसी के अंतर्गत आने वाली संस्था नहीं है। तो आपने बताया संस्था कैसी? संवैधानिक है और स्वायत्त संस्था। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं।
संरचना से प्रश्न बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है। संरचना अर्थात इसकी संरचना एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों के साथ 3 सदस्यीय है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय संस्था है? 3 सदस्यीय, 4 सदस्यीय, 5 सदस्यीय। तो आपको पता है 3 सदस्यीय। ये आप क्वेश्चन बनेगा अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं? तो अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य? 2 सदस्य हैं। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने सदस्य हो गए आपके? 2 सदस्य हो गए। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं इन्हीं संरचना से रिलेटेड। जैसा आपको पता है 1950 में निर्वाचन आयोग का निर्माण हुआ। इस दौरान 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय संस्था थी। परंतु सरकार को लगा कि यह एक सदस्य जो है, भारत देश बहुत बड़ा स्वरूप है, यहाँ लगातार निर्वाचन करवाने हैं इनको, इन निर्वाचनों के लिए यह स्वरूप कम है, तो 2 सदस्यों का और नियुक्ति करने का आदेश राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया। ठीक, तो यहाँ 16 अक्टूबर 1989 को यह संस्था 3 सदस्यीय हो गई। कितनी हो गई? 3 सदस्यीय। 3 सदस्यीय होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ही यह कहा गया कि मेरे द्वारा यह कार्य कर लिया जाएगा, और 1 जनवरी 1990 तक यह संस्था, यहां आप देख रहे हैं, यह संस्था 3 सदस्यीय रही। परंतु सरकार के द्वारा फिर आदेश परिवर्तित किया गया, इसे 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक फिर से 1 सदस्यीय कर दिया गया। ये मैं डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं, आपको समझना है कि सदस्यों का परिवर्तन लगातार हो रहा है। ठीक, पहले कितने सदस्य? 1 सदस्य, फिर 3 सदस्य किया गया 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद फिर 1 सदस्य कर दिया गया 3 सालों के लिए, फिर 30 सितंबर तक 1 सदस्य किया गया। परंतु सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश जारी करने के बाद कहा गया कि फिर से यह 3 सदस्यीय संस्थान होगा। परंतु जो इनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई कोर्ट में। ठीक, कोर्ट ने भी यह आदेश दे दिया कि यथास्थिति बनी रहे, अर्थात जैसा सरकार ने कहा अध्यादेश जारी करके 3 सदस्य ही रहेगा, और इसे एक विधिक मान्यता दे दी गई। तब से 1 अक्टूबर 1993 से यह संस्था 3 सदस्यीय है। ठीक, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया? ऊपर लिख देता हूं मैं। फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह संस्था वर्तमान तक 3 सदस्यीय है। यानी वर्तमान में भी ये 3 सदस्यीय है। इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी आपको हमने बताया कौन है, शायद हमने बताया नहीं है, फिर भी इसके वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, और ये 3 सदस्यीय है संस्थान। अब आगे बढ़ते हैं। 3 सदस्यीय होने के बाद इसका जो प्रमुख कार्य रहता है, ठीक, कार्य क्या है? निष्पक्ष निर्वाचन करवाना। ठीक, निष्पक्ष निर्वाचन कराने के दौरान निर्वाचन कार्य कराने के दौरान इसके जो प्रमुख निर्वाचन कार्य रहते हैं वो होता है संसद के लिए, संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा, फिर राज्यों के लिए विधानसभा, और कहीं कहीं राज्यों में विधान परिषद भी होती है, विधान परिषद के लिए, और भारत देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का कार्य करना इसका प्रमुख कार्य होता है। पर यहाँ यह बताना जरूरी है कि आपको पता होगा
कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव इस संस्था द्वारा नहीं कराए जाते। यह कार्य किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का। ये सिर्फ बेसिक प्रश्न है, अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर कि कितने सदस्य होते हैं, ठीक, इनका कार्य क्या होता है, बेसिक कार्य क्या होता है, ये आपने जान लिया कौन कौन से चुनाव कराता है ये। ठीक है, संसद के चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषदों के चुनाव इसके द्वारा कराते हैं, पर राज्य में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव इनके द्वारा नहीं कराए जाते। ठीक, पर इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। ये सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और इनकी पदावधि या जो कार्यकाल होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इसकी होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, अर्थात जो पहले हो जाए, अर्थात उसका 6 साल पहले पूरा हो जाए या वो 65 साल की आयु पूरी कर ले, तब तक वह सदस्य बना रहेगा, इसका अध्यक्ष बना रहेगा। और जो अन्य है, अन्य आयुक्त जो है वह रहते हैं 6 वर्ष और 62 वर्ष तक, जो पहले हो। ठीक, जो पहले आ जाए उस समय तक ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और इसमें राष्ट्रपति का विवेकाधिकार रहता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद पर बनते हैं, यानी पहले भी इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हुई कार्यकाल। अब जब ये कार्य कर रहे हैं तो इसके वेतन के बारे में प्रश्न बनेगा। तो इनका जो वेतन होता है वह होता है 2,50,000। ठीक, अर्थात इनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, मुख्य न्यायाधीश के बराबर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है? 2,80,000। ठीक है, तो इनका वेतन कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर रहता है। तो आपने समझा कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पदावधि कैसे रहेगी? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, और अन्य निर्वाचन आयुक्त की 6 से 62 वर्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर धारण रहते हैं। इनका वेतन कितना रहता है? 2,50,000, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीशों के बराबर, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ बेसिक प्रश्न है जो एग्जाम में बनेंगे, लाइन टू लाइन, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला इसमें प्रश्न बनेगा, जब नियुक्ति हुई है तो इनको हटाया भी जाएगा। ठीक, तो आपने जाना इनका कार्यकाल 6 से 62 वर्ष रहता है, 6 से 65 वर्ष रहता है। अपना समय पूर्ण करने के बाद राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देंगे। ठीक है, परंतु हटाने की स्थिति कैसे बनती है? हटाया कब जाएगा इनको? राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है, पर उससे पहले जैसा कि आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखते हैं, और उन्हीं के द्वारा जिस प्रकार न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इनको भी हटाया जाएगा। और हटाए जाने का कारण क्या हो सकता है? संवैधानिक दुरुपयोग, ठीक, कोई कदाचार साबित होना,
ठीक, पद का दुरुपयोग करना, इनके द्वारा किसी भी कारण से, यानी हटाया कब जाएगा, एक तो होता है कि अपने आप सेवानिवृत्त हो जाए उम्र पार करने के बाद राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें, परंतु जब हटाया जाएगा तो हटाए जाने की जो प्रोसेस है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रहती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसे महाभियोग द्वारा, महाभियोग यह प्रक्रिया है, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। उसी प्रकार जो इसका जो हटाए जाने का कारण है वह है संवैधानिक दुरुपयोग, यानी संविधान के जो पद है उसका सही उपयोग नहीं कर पाना और संविधान का गलत इस्तेमाल करने के कारण इन पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक, अब महाभियोग क्या है, थोड़ा सा महाभियोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पता है, महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके तहत देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात संविधान में की गई है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात की गई है। किस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारत देश में ली गई है। अब इसमें होता क्या है, ठीक, अब राष्ट्रपति को हम हटाने की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के अंतिम जो स्वरूप है, त्याग पत्र जो है हटाने की जो बात होती है राष्ट्रपति के पास ही जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात या निर्वाचन आयोग के न्यायाधीशों को या मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की बात हम कर रहे हैं। तो महाभियोग के दौरान संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है हटाए जाने का। लोकसभा में 100 सदस्यों का और राज्यसभा में 50 सदस्यों का। लोकसभा में 100 सदस्यों का, राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त पत्र लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर के समक्ष रखा जाता है। हस्ताक्षर होना चाहिए कितने, 100 सदस्यों और 50 सदस्यों, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। स्वीकार भी कर लेगा, अस्वीकार भी कर लेगा, वह उसकी विवेकाधिकार और इच्छा शक्ति के आधार पे। वह चाहे जिसको स्वीकार करेगा तो पटल पे रखा जाएगा। ठीक, स्वीकार करने के बाद किसी भी सदन में, लोकसभा चाहे राज्यसभा, एक समिति का गठन किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बता रहे हैं। फिर सदन के द्वारा, किसी भी सदन की बात, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, 3 सदस्यीय समिति गठन किया जाएगा। यह समिति उस पे लगाए गए किसके, निर्वाचन आयोग के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए जो आरोप है उसकी जांच करेगा। और इन 3 समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और अध्यक्ष के द्वारा, यानी सदन के अध्यक्ष के द्वारा कोई ज्ञाता व्यक्ति का अनुमोदन अध्यक्ष खुद करेगा। यानी 3 लोग इस समिति में रहेंगे और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उस पर लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे। और अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह दोनों सदनों में बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव या उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से, मतों से पास प्रस्ताव दोनों सदनों में पास हो जाता है और वह राष्ट्रपति के पास, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, हटाने जाने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार करने के बाद, अंतिम अनुमोदन के बाद इन्हें पद से हटा दिया जाता है। यह होती है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी।
अब बस बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब इनको हटाया जाएगा, हटाया जाना, तो जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, इसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, और जो अन्य दो न्यायाधीश हैं, मुख्य आयुक्त जो है और जो अन्य आयुक्त हैं, इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से ही केवल हटा दिया जा सकता है। यानी जो दो अन्य आयुक्त हैं, उन्हें मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, परंतु जो मुख्य आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयोग, उसे हटाने के लिए क्या महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ठीक, बस आपको ध्यान रखना तीनों का जो वेतन है वह 2.5 लाख ही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही है, परंतु महाभियोग केवल किस पे लगेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे। अन्य निर्वाचन आयुक्तों पे यह प्रक्रिया नहीं लगेगी। ये हुई बेसिक बातें। ठीक, यहां से जैसे प्रश्न बनते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जब यह निर्वाचन आयोग में हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग लगाई गई, ठीक है, तो महाभियोग के दौरान कोई देश का ऐसा कोई जज था क्या जिसे हटाया गया हो? ठीक है, एक जज थे वीवी रामास्वामी। ठीक है, वीवी रामास्वामी को सन 1993 में महाभियोग की प्रक्रिया का सर्वप्रथम भारत से सामना करना पड़ा था। ये अन्य थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप ले लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। 1993 में पहली बार महाभियोग का सामना करना पड़ा था, परंतु कांग्रेस की सरकार होने के कारण कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और बहुमत नहीं हुआ लोकसभा में, तो यह प्रस्ताव गिर गया। अर्थात इन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, महाभियोग की प्रक्रिया इन पर नहीं लग पाई थी। ठीक है, यह एक्स्ट्रा फैक्ट था। यह तो हुई निर्वाचन आयोग का प्रक्रिया, आपने जाना कब स्थापना हुई, क्या संरचना है, ठीक, क्या इसका स्वरूप है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास में। तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है भारत देश में सुनील अरोड़ा, और जो पहले आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन का जो कार्यकाल था 1950 से 1958 तक था। 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, 65 वर्ष के आयु में। तो सुकुमार सेन भारत देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है मुख्य? सुनील अरोड़ा। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये हुई बेसिक सी बातें। अब थोड़ा सा हम आते हैं संविधान की ओर, क्योंकि निर्वाचन की बात हमने बताया था कि अनुच्छेद 324 से 329 का तक है। तो थोड़ा सा हम संविधान के बारे में इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या अनुच्छेद में बात की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक, जो संसद, राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल के वास्ते या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वास्ते निर्वाचन का कार्य करेगा। ठीक, यह कहा गया है अनुच्छेद 324 में। एक निर्वाचन आयोग होगा जिसके बारे में हमने निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा कर ली। वह क्या क्या करेगा? इनके निर्वाचन की प्रणाली में निर्देशन, नियंत्रण करेगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की एक और बात लिखी गई है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। निर्वाचन आयुक्तों की
नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अर्थात 324 से कहता है कि निर्वाचन आयोग होगा जो कि चुनाव कराएगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से जो प्रदेश में विधानमंडल या विधानसभा के चुनाव होंगे उनके लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अब प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वह कौन करेगा? राज्यपाल। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है वो कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। पर राज्य की बात हो रही तो राज्यपाल, वो आगे हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग में। यहाँ उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब यह हो गई 324 की बात। अनुच्छेद 325 में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली का निर्माण की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है किसी भी व्यक्ति की लिंग, जाति या वर्ण के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में उसका निर्वाचन में नाम जोड़ा जाएगा और किसी भी परिस्थिति में अगर जहां यह निर्वाचन में नाम नहीं जोड़ा जा सकता वह निर्वाचन नाम नहीं जोड़ा जाएगा। यह एक तटस्थ व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 325 में बात की गई है। तो यहाँ हम लोग 324 में आयोग की बात हो गई, 325 निर्वाचक नामावली का निर्माण करने की बात की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। अर्थात जैसा कि पता है वर्तमान समय में हम 18 वर्ष की आयु के बाद वोट देने का अधिकार रखते हैं, परंतु जब भारत देश संविधान लागू हुआ था, आजाद हुए थे हम, तब वह उम्र क्या थी? 21 वर्ष। ठीक, परंतु देश के 61वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यह आयु 18 वर्ष कर दी गई और यह संशोधन कब हुआ? 1988 को। यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो 21 वर्ष की आयु थी वह 18 वर्ष कर दी गई। और यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 326 में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमोदन हुआ, राष्ट्रपति द्वारा इसका जो अनुमोदन हुआ वह हुआ है 28 मार्च 1989। तो अपनों को किताबों में मिलता है 61वां संविधान संशोधन 1989, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुमोदन हुआ है 1989 में हुआ है, परंतु इस संविधान का संशोधन किया गया था 1988 में। 21 वर्ष से आयु 18 वर्ष कर दी गई ताकि 18 वर्ष से ज्यादा व्यक्ति लोग अपने ज्यादा मतों का प्रयोग करके सरकार बनाने में या अपने देश के लिए एक व्यवस्थित सरकार के निर्माण हेतु योगदान दे सके। ठीक है, यह हो गया अनुच्छेद 326 की बात। अब हमको पढ़ना है 327। तो 327 में कहा गया संसद द्वारा निर्वाचन आयोग या निर्वाचन संबंधी नियम बनाने की शक्ति। उसी प्रकार 328 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों द्वारा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है वहां भी चुनाव करवाए जाते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा जो नगरीय निकाय के वगैरह चुनाव होते हैं, ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा उन निर्वाचन आयोग के नियम बनाने की शक्ति। ठीक, और लास्ट है हमारा संविधान के अंदर 329 में, इसमें कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना। नहीं होना अर्थात निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधित कोई भी कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा परिसीमन आयोग, किसी क्षेत्र का कितना भाग इस क्षेत्र में आएगा, इस विधानसभा में आएगा, इस कार्य पद्धति में आएगा, या इतने लोग यहाँ वोट देंगे। ये समस्त बातें जो हैं न्यायालय के हस्तक्षेप में नहीं आती हैं, परंतु इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी विवाद होता है निर्वाचन की अयोग्यता को लेकर या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है, वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने संविधान के अंतर्गत जो हमारी धाराएं हैं, अनुच्छेद है, उसके बारे में चर्चा की।
अब कुछ बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। ठीक, बेसिक बातें तो हमने चर्चा कर ली थी कि चुनाव कराना है, पर इसका जो प्रमुख कार्य है आपने जाना कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, और विधानमंडल के चुनाव कराना। दूसरा इसका जो प्रमुख कार्य है आपने बताया 325 अनुच्छेद में निर्वाचक नामावली तैयार करना। अगला इसका जो प्रमुख कार्य है, जो निर्वाचन में भाग लेने वाली पार्टियों को मान्यता देना कि कौन सी पार्टी मान्यता योग्य है, कौन सी राष्ट्रीय है, कौन सी राजकीय पार्टी हो सकती है, ठीक, कौन क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको मान्यता देना। ठीक, फिर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, आचार संहिता के नियम बनाना। ठीक है, ये कुछ इसके प्रमुख कार्य हैं। आचार संबंधी नियम बनाना, राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह का देना कि आपको चुनाव चिन्ह क्या रहेंगे। ठीक, कहीं अगर कोई वाद विवाद होता है तो आयोग की शक्तियों का उपयोग करना, कोई आचार संहिता का दुरुपयोग करता है, उन सब बातों का सही ढंग से उपयोग करना और सही ढंग से व्यवस्थित चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना इसका प्रमुख कार्य रहता है। ठीक, अब निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे जैसे निर्वाचन किया गया, जैसे समय बढ़ता गया, तो कुछ गतिविधियां हुई कि क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या व्यवस्थित किया जाए, क्या गड़बड़ हुआ, उनके सुधार किए जाए। तो आपको पता होगा कि 1999 में, ठीक, बैलेट पेपर का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। बैलेट पेपर का प्रयोग सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया। फिर हमने चर्चा की थी कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र 21 से 18 कर दी गई। ठीक, ये क्या क्या इनके द्वारा सुधार किए गए, सुधारों की चर्चा हो रही है। ठीक, फिर आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी हम जो चुनाव करते हैं वो बैलेट पेपर के अलावा हम किसका यूज करते हैं, वोटिंग मशीनों का। आप कभी जब वोट देने जाओगे तो आपको वहां एक ईवीएम मशीन मिलती है, ईवीएम मशीन का प्रयोग करना। ठीक, फिर क्या सुधार किया गया, ईवीएम मशीन का प्रयोग तो कर रहा है परंतु फिर भी उसमें जो है पारदर्शिता नहीं आ रही है। पारदर्शिता न आने के कारण वीवी पैट मशीन का प्रयोग सुना होगा आपने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अर्थात आप जो वोट दे रहे हो, वोट का ऑडिट करने के लिए एक मशीन बनाई गई ताकि निष्पक्ष चुनाव किया जा सके। फिर थोड़ा सा और बदलाव किया गया कि और निष्पक्ष बनाया जा सके। मान लो जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं जो निर्वाचन में खड़े हुए लोग हैं, एक नोटा नाम सुना होगा आपने। ठीक, नॉन ऑफ दीज अबव, इनमें कोई भी हमें पसंद नहीं आ रहा है जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है चुनाव के लिए, तो एक नोटा का प्रावधान किया गया। सर्वप्रथम नोटा की बात सन 2009 में की गई। ठीक, 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा नगरीय निकाय के चुनाव में नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ठीक, नोटा का प्रयोग होने के बाद 2013 में गोवा के चुनाव में पूर्णतः विधानसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। नोटा उपयोग में दिया गया, बटन दिया गया कि आपको नहीं पसंद आ रहा है तो नोटा का बटन दबा सकते हो। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्णतः ये सभी क्षेत्रों में इसका चालू कर दिया गया कि आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ सुधार किए गए कि कैसे देश की निर्वाचन पद्धति को और थोड़ा सा तटस्थ बनाया जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके।
ये हमारा आज का टॉपिक था, निर्वाचन आयोग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा वीडियो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक, हम अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।